ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन आई नाउ। ह्यूमन आई के केस में अगर हम देखें तो हमें क्या पता है ऑलरेडी, 3 to 4 मार्क्स का आने वाला है पेपर में, इससे ज्यादा नहीं आता। तो लिमिटेड से क्वेश्चन है, फटाफट से 10 मिनट में हमने ये ह्यूमन आई को खत्म कर देना है। सबसे पहले तो आपने रिवीजन लेकिन पूरा करना है यार, चैप्टर का है ना, इजी सा चैप्टर है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ह्यूमन आई की डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लेना। ह्यूमन आई की डायग्राम को अगर देखें हम, तो हमारे पास क्या पता है हमें, सबसे पहले white of the eye, outermost लेयर स्क्लेरा, इसका फंक्शन। फिर उसके अंदर कौन सी लेयर है बेटा, कोरोइड लेयर। और फिर उसके बाद सबसे अंदर होती है रेटिना। तो रेटिना से क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं, that is rod shaped cells and cone shaped cells. Rod shaped cells contain rhodopsin pigment and cone shaped cells contain iodopsin pigment. Rhodopsin pigment is sensitive for intensity of light, मतलब even a minute intensity of light will activate the rhodopsin pigment and will provide vision in the dim light. तो रोडोप्सिन पिगमेंट की फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन ए। तो इसीलिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो हाउ टू क्योर नाइट ब्लाइंडनेस, बाय टेकिंग डाइट रिच इन विटामिन ए। एमसीक्यूज के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है, इस बार काफी टाइम से पूछा नहीं गया। दूसरा, कोन शेप्ड सेल्स कंटेन आयोडोप्सिन पिगमेंट। आयोडोप्सिन पिगमेंट is responsible for the sensitivity for bright light. It contains pigments for, actually there are 3 types of iodopsin pigments for primary colors, तीनों primary colors के लिए RBG, red, blue, green। ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है, ब्राइट लाइट के अंदर कलर विजन होता है, इट मींस कोन शेप्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। तो यहां से एक और बात निकल के आई कि आयोडोप्सिन पिगमेंट का सिंथेसिस जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो जीन्स कंट्रोल करते हैं, तो इसका मतलब अगर कोई स्पेसिफिक जीन में प्रॉब्लम आया तो स्पेसिफिक कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। एंड सिंस इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट कैन नॉट बी क्योर्ड। इस बात को याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट बी क्योर्ड बिकॉज इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहां से ये बन गया। फिर इसमें एक और पॉइंट था कि इसी में एक पॉइंट अलग से मेंशन किया गया, दैट इज येलो स्पॉट। इसका एक और नाम होता है फोबिया सेंट्रालिस। और फिर इसके बाद एक और पॉइंट दिया गया, यहां पे ब्लाइंड स्पॉट। क्यों ब्लाइंड स्पॉट कहा, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी लाइट सेंसिटिव सेल्स। व्हाई, बिकॉज ऑप्टिक नर्व्स अराइज फ्रॉम दिस पॉइंट। ऑप्टिक नर्व्स अराइज बेटा, तो जहां से ऑप्टिक नर्व्स अराइज करेंगे वहां कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होंगे, तो इसीलिए वहां पे कोई विजन नहीं बनेगा, रीजन ऑफ नो विजन। और येलो स्पॉट इज द रीजन ऑफ brightest vision. क्यों, because it contains most of the light sensitive cells, mostly especially cone shaped cells. तो ये वाला पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आते हैं फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट में सबसे पहले तो बाहर होती है एक थिन लेयर ऑफ सिंगल सेल्ड बॉल, दैट इज कंजक्टिवा, जस्ट प्रोटेक्शन फंक्शन। फिर इसके बाद फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉर्निया। तो इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। कॉर्निया के बाद ये जो कोरोइड लेयर है, ये डार्क मस्कुलर होती है, हाईली एनरिच्ड विद ब्लड वेसल सप्लाई, नरिशमेंट ऑफ द आईबॉल। इसी का एक एक्सटेंशन बना आइरिस, और आइरिस के बीच का जो गैप है प्यूपिल। यहां से इस साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एडाप्टेशन ऑफ आई। इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से लिख के करनी है। एडाप्टेशन ऑफ द आई मतलब एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी और अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल फॉर विजन। उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की एबिलिटी को, एडाप्ट करने की एबिलिटी को कहा गया है एडाप्टेशन ऑफ द आई। हाउ डज इट अकर? When we move from a bright light to a dim lit room, the iris relax.
so as to dilate the pupil. Wide open हो जाएगा pupil, maximum light can enter into the eye so as to provide normal vision even in the dim light. And when we move from dim lit room to a bright light, the iris contract so as to constrict the pupil to control the amount of light entering into the eyes and provide normal vision. So that ability of the human eye to control the amount of light entering into the eyes so as to provide normal vision is called adaptation of the eye. ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है इस बार के लिए. अगर ये नहीं आया तो अगला लो, ये इधर क्या है, इस तरह से फिर एक्सटेंशन एक और बनी थी जो लेंस को होल्ड करती है. कौन है वो? सीलियरी मसल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स की हेल्प से करती है ना, तो वो भी ध्यान में रखना. यहां पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स होल्ड करते हैं उसको, सीलियरी मसल्स डायरेक्टली नहीं करते होल्ड लेंस को. ठीक है, लेंस which is held firmly in position by ciliary muscles with the help of suspensory ligaments. तो ciliary muscles क्या करते हैं? आप होल्ड तो कर रहे हैं लेकिन शेप ऑफ द लेंस को मेंटेन कर रहे हैं. कैसे? जब आप दूर देख रहे होते हैं तो क्या होता है, आईज रिलैक्स रहती है. आईज रिलैक्स्ड हैं मतलब कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा, मतलब मसल्स रिलैक्स कर रहे होंगे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सीलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं. सीधी बात अगर कहूं ना तो इसका एक पॉइंट पूछ सकते हैं कि फार विजन के टाइम पे क्या होता है और नियर बाय विजन के टाइम पे क्या होता है, दोनों के केस में आईज के अंदर क्या चेंजेस आते हैं. तो सबसे पहले जब दूर का देख रहे हो तो सीलियरी मसल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है ना. तो सीलियरी मसल्स रिलैक्स, लेकिन सीलियरी मसल्स अगर रिलैक्स करेंगे तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो होते हैं ना वो एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं. एंटागोनिस्टिक का मतलब इससे अगेंस्ट काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं. तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. अगर सस्पेंसरी लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो जरा ध्यान से, ये वाले जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सीलियरी मसल्स के रिलैक्स होने पे. अगर ये रिलैक्स करेंगे तो ऑब्वियस है बेटा, सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट करने पे लेंस को क्या करेंगे, खींचेंगे दोनों अपनी तरफ, स्ट्रेच करेंगे, पतला हो जाएगा लेंस. तो अगर ऐसा होगा तो उसकी वजह से लेंस बिकम थिन. लेंस अगर थिन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस डिक्रीज एंड इट्स फोकल लेंथ. पावर अगर डिक्रीज होगी तो फोकल लेंथ इंक्रीज. ठीक है, सो दैट इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द रेटिना. क्योंकि वो पैरेलल आ रही है रेज, ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए कम रखनी थी कन्वर्जिंग पावर, पतला रखना था लेंस को. तो सीलियरी मसल्स ने रिलैक्स रह के लेंस को पतला रखा और उसकी वजह से वो रेटिना पे बन सकी इमेज. ठीक है, तो नॉर्मल विजन मिल गया. जब नियर बाई होता है, एकदम से ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक आ जाता है, तो क्या होता है, स्ट्रेस पड़ता है आंखों पे. जैसे डिक्शनरी को बहुत नजदीक आके पढ़ना पड़े, तो वो स्ट्रेस क्यों पड़ रहा है, सीलियरी मसल्स क्या करेंगे उस टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स करेंगे, एंटागोनिस्टिक है भाई. अगर ये ऐसा करेंगे तो लेंस आगे की ओर को पुश होगा, दोनों तरफ से पुश होगा. तो पहले जो लेंस ये था, अब दोनों तरफ से अगर इसे पुश करूंगा तो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा. तो लेंस बिकम्स थिक. लेंस थिक होगा तो कन्वर्जिंग पावर क्या करेगी, इंक्रीज. तो फोकल लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज. उससे क्या होगा, देखो हो क्या रहा था, रेज ऑफ लाइट कैसे आ रही हैं, डाइवर्जिंग आ रही हैं, नजदीक है ऑब्जेक्ट, स्प्रेड हो रही हैं, तो उन्हें ज्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा ना, तब जाके वो रेटिना पे कन्वर्ज हो पाएंगी. तो इसीलिए कन्वर्जिंग पावर बढ़ाई, फोकल लेंथ कम करी लेंस को थिक करके, सो दैट इमेज कैन अगेन बी ऑब्टेन्ड ऑन रेटिना. सो दिस एबिलिटी ऑफ द आई लेंस और eyes, this ability of the eyes to control the focal length of lens by the action of ciliary muscles so as to see the objects located at different distances
clearly and distinctly is called power of accommodation. अच्छा, ये तो ओवरऑल हो गया, पावर ऑफ अकोमोडेशन का डेफिनेशन हो गया। इसके साथ फार पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो सब भी डेफिनेशंस बन गई है ना। फार पॉइंट इंफिनिटी होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। पर साथ में आपने एक चीज का और ध्यान रखना है यहां पे, ये फोकल लेंथ में क्या ओवरऑल कोई चेंज आता है या इमेज डिस्टेंस में कोई चेंज आता है? फोकल लेंथ नो डाउट आपने बार बार चेंज की है ना, कभी थिक हो गया तो कम हो गई, थिन हो गया तो ज्यादा हो गई फोकल लेंथ। क्या कभी इमेज डिस्टेंस में कोई चेंज आता है? अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर उधर करता हूं, इमेज तो हमेशा रेटिना पे ही बनती है। इट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड ऑन द रेटिना बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, ऑफ कोर्स, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, असर्शन रीजन में यूज हो सकती है स्टेटमेंट। तो पहले ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस बन गए स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब अगर हम बात करें डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, तो रिव्यू सबको करना है बेटा आपने। अब रिव्यू की बात करूं अगर, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बार बार रिपीटेडली वैसे यूज हो चुका है। मायोपिया लास्ट ईयर आया था, हाइपरमेट्रोपिया नहीं आया था, तो हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। लेट अस सी इसमें हमारे पास क्या रहेगा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्विकली सारे चेक कर लेते हैं यार। सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, ओके पहले टिक कर दो, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस, द पर्सन इज नॉट एबल टू सी इन दी डिम लाइट, नॉट इन द डार्क। बेटा डार्क में तो किसी को भी नहीं दिखता। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, तो इसीलिए विटामिन ए खाओ, ठीक हो जाएगा। चलो पहला डन। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक नहीं होगा। हालांकि अब चश्मे बन गए हैं भाई इस तरह के, जिससे कलर ब्लाइंडनेस भी ठीक हो जाती है ना। ठीक नहीं हो जाती है मतलब रेक्टिफाई हो जाती है। तो डिफेक्ट को रेक्टिफाई किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। तो अभी भी क्योर नहीं किया जा सकता। कहीं अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाओ कि नहीं अब तो हो जाता है, तो वो रेक्टिफिकेशन है, डिफेक्ट की करेक्शन है, क्योर नहीं है। थर्ड नंबर पे आया मायोपिया। मायोपिया के केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप बताएंगे नॉर्मल विजन के केस में रे डायग्राम कि नॉर्मली फार लोकेटेड ऑब्जेक्ट्स को जब देखते हैं तो इमेज कहां मिलती है, रेटिना के ऊपर। तो इस तरह से लेंस क्या करता है, थिन हो जाता है, उस टाइम पे सीलियरी मसल्स उसे पतला रखते हैं। लेकिन अब मायोपिया के केस में क्या हुआ, लेंस हो गया थिक, जरूरत से ज्यादा, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए होंगे, या फिर आईबॉल का साइज बड़ा हो गया है। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, रेज ऑफ लाइट पहले ही कन्वर्ज हो गई, मतलब द इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना, मायोपिक आई। इसका डायग्राम बन गया। तो सबसे पहले व्हाट हैपेंस इन मायोपिया, अ पर्सन इज एबल टू सी द nearby located objects clearly but has difficulty to see far away located objects clearly and distinctly, उसे ब्लरी हो जाता है विजन। ठीक है, जैसे कि मेरे केस में है ना, तो मेरे केस में मायोपिया ही है, स्पेक्टिकल्स। अब यहां पे कॉज ऑफ डिफेक्ट, ईदर द लेंस हैज बिकम थिक, तो इसकी वजह से जल्दी कन्वर्ट कर दिया, और द साइज ऑफ आईबॉल मे हैव इंक्रीज्ड, दोनों दे रहे हैं आपने। फिर इसके बाद इन दिस डिफेक्ट द फार पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नॉर्मली हमें इंफिनिटी पे दिख रहा था, दूर का क्लियर दिख रहा था, लेकिन अब यहां पे क्या हो गया है, वो इंफिनिटी पे रखते हैं ना तो क्लियर नहीं दिखता। हाँ, उसी को मैं नजदीक लाके रखूंगा तो क्लियर दिखेगा। तो इसका मतलब जो फार पॉइंट है इंफिनिटी पे, दैट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द आईज। ठीक, तो फार पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द आईज। ये पॉइंट दिमाग में बिठा लो, न्यूमेरिकल में यूज होगा करेक्शन के लिए। अब इसकी करेक्शन कैसे करेंगे, ऑब्वियस है कन्वर्ज हो रहा है ज्यादा ही, तो इसे क्या करना है, डाइवर्ज करना है। तो डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे स्पेक्टिकल्स में, कॉनकेव लेंस। तो करेक्शन, पैरेलल आ रही थी रेज ऑफ लाइट, पहले थोड़ा सा स्प्रेड करवा दी, अब फिर वो कन्वर्ज होंगी, तो इस तरह से रेज रेटिना पे मिल जाएंगी। एरोज कभी भी भूलना नहीं है, एरोज लगाने। ठीक है, अब इस तरह से ये हो गया करेक्शन यूजिंग स्पेक्टिकल्स विद कॉनकेव लेंस।
ये तीनों रे डायग्राम्स डायरेक्ट बनाने के लिए आ सकती हैं, लेकिन मायोपिया आ चुका है हाइपरमेट्रोपिया के केस में, पर प्रैक्टिस सारी करनी थी इसलिए बना दिया हमने। इसका न्यूमेरिकल क्या रहेगा बेटा? तो न्यूमेरिकल के केस में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इंफिनिटी पे, लेकिन उसकी इमेज कहां मिल रही है? इंफिनिटी से कम डिस्टेंस के ऊपर, तो ये कहां है? माइनस इंफिनिटी। इमेज कहां बन रही है? माइनस x डिस्टेंस के ऊपर, विच इज लेस देन इंफिनिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि फार पॉइंट टुवर्ड्स द आईज शिफ्ट हो गया है। तो 1/f विल बी इक्वल टू 1/-x माइनस 1/- इंफिनिटी। ये तो जीरो हो गया गाइस, तो वैल्यू क्या आएगी फोकल लेंथ की? -x, तो इसका मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ। यहीं से प्रूव भी हो गया कि कॉनकेव है। अब इसकी जगह पे न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है? आप देखिए, मुझे कहा गया है अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी बियॉन्ड लेट्स से 80 सेंटीमीटर, ठीक? अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर, तो मतलब ऑब्जेक्ट तो रखा है इंफिनिटी पे, लेकिन इमेज उसे कहां मिलेगी? मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर के ऊपर। तो v की वैल्यू 80 लेनी है आपने, -80। तो अब मेरे पास 1/f, पूरा लेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना न्यूमेरिकल को, शॉर्टकट नहीं लगाना कोई भी, इक्वल टू 1/-80 माइनस 1/-इंफिनिटी। इसको आप जीरो कर देंगे तो बन जाएगा 1/f इक्वल टू 1/-80, मींस फोकल लेंथ इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। करेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है, कॉनकेव लेंस हुआ। Therefore, power of the corrective lens 1/, focal length 1/-80 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 100 ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया? -100/80 माइनस 1.25 डायोप्टर। दिस इज द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस फॉर माई स्पेक्टिकल्स एक्चुअली। तो ये मेरा अपना खुद का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। यहां पे माइनस में 1.25 डायोप्टर ये नंबर है चश्मे का, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने चश्मे का नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो ना नेक्स्ट टाइम के लिए। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। ये वाला पॉइंट क्लियर है हमें? अब हाइपरमेट्रोपिया जो इस साल आना चाहिए एग्जाम में, हाइपरमेट्रोपिया, hypermetropia, far-sightedness or long-sightedness in which person can see the far away located objects clearly but has difficulty to see nearby located objects clearly। इसमें लगते हैं वो मोटे मोटे चश्मे। तो फार साइटेडनेस के केस में और लॉन्ग साइटेडनेस इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले नॉर्मल आई वाला विजन तो अब आप बना ही दोगे कि नॉर्मल आई में क्या होता है, इस तरह से ऑब्जेक्ट नजदीक है, नॉर्मली क्या होता है? थिक हो जाता है और उसकी वजह से इमेज इस तरह से रेटिना पे मिल जाती है। चलो बहुत बढ़िया, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से होता है। लेकिन अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? द पर्सन इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय लोकेटेड ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो मतलब अब यहां पे ये रेज ऑफ लाइट इस तरह से आ रही थी, लेंस पतला रह गया शायद, तो उस वजह से कन्वर्ज नहीं कर पाया टाइम पे, आगे तक चली गई बिहाइंड द रेटिना। तो व्हाट हैपेंस इन दिस डिफेक्ट? पहला पॉइंट, a person is able to see far away located objects clearly but cannot see the nearby located objects clearly. In this defect the image is formed behind the retina when the near point of distinct vision has shifted away from the eyes। क्योंकि उसे दूर का ठीक दिख रहा है, नजदीक का देखने में दिक्कत हो रही है, तो वही नजदीक वाला ऑब्जेक्ट दूर रख दूं अगर, तो वो मुझे क्लियरली दिखेगा। फिर देखा होगा आप लोगों ने, ओल्ड एज में खास करके लोगों को ऐसा हो जाता है ना, न्यूज़पेपर को दूर रख के पढ़ रहे होते हैं, तो वो सिचुएशन यही तो हुई फिर एक तरह से हाइपरमेट्रोपिया वाली ही है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? जो नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है दैट हैज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द आईज। अग्रीड? तो इसे करेक्ट करना है तो कैसे करूंगा मैं? अब यहां पे
करेक्शन अगर करनी है तो पहले कॉज पता होना चाहिए, या तो लेंस पतला हो गया है सीलियरी मसल्स के वीक होने से, या फिर आईबॉल का साइज ही छोटा हो गया होगा, ये भी रीजन हो सकता है, दोनों देने हैं। अब करेक्शन ऑब्वियस है, लेट कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ानी है, तो कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। ऑब्जेक्ट नजदीक रखा है, इस तरह से गई रेज ऑफ लाइट, फिर इस तरह से कन्वर्ज करवाई थोड़ी सी, और फिर कंप्लीट कन्वर्ज करवा दो, तो इस तरह से इमेज रेटिना पे मिल गई। कन्वेक्स लेंस का यूज किया आपने करेक्शन के लिए, तो ये करेक्शन का डायग्राम, तीनों डायग्राम बनाने आपने, चाहे दो ही पूछे हो। अब इसी का न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्वेश्चन क्या बना, अ पर्सन हैज टू प्लेस न्यूज़पेपर एट, it has the person has to read at let us say 90 centimeter, ठीक है। so what should be the power of corrective lens so as to read the newspaper at 30 centimeter? वो 30 सेंटीमीटर पे पढ़ना जाता है, 25 पे नहीं, ट्विस्ट हो गया ना। नॉर्मली क्या होता है, नियर पॉइंट पे ही रखना चाहता है, तो 25 सेंटीमीटर आता है न्यूमेरिकल में नॉर्मल वैल्यू, मैंने जानबूझ के 30 सेंटीमीटर रख दिया जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजियर फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो 30 सेंटीमीटर लेंगे नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब आप अगर नहीं दिया होगा तो 25 लेंगे, ठीक है। अब 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है 30 पे, लेकिन इमेज कहां मिलती है, दूर बनती है यार। ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करेंगे तब शार्प इमेज मिलेगी। ऑब्जेक्ट रखा है 30 पे, इमेज दूर बन रही है, तो ऑब्जेक्ट को भी वहीं रखना पड़ेगा ना, क्लियरली देखना है अगर तो दूर रखना पड़ता है, पर एक्चुअल में हमें रखना, हम कहां चाहते हैं रखना, उसको नजदीक ही रख के पढ़ना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है 30 सेंटीमीटर पे, इमेज कहां मिली 90 पे, तो 1 अपॉन वी मतलब 1 अपॉन माइनस 90 माइनस 1 अपॉन माइनस 30, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 90, 33 सर, तो 90 आ गया हमारा एलसीएम, 3 माइनस 1 2 अपॉन 90, तो फोकल लेंथ बन गई 45 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में आई, कॉन्वेक्स है ना, तो पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस क्या हो जाएगी 1 अपॉन 45 सेंटीमीटर, 100 अपॉन 45, तो 5 9 सर 5 20 सर, कितना बन गया 20 अपॉन 9, 2.2 डायोप्टर, ठीक है, 2.22 डायोप्टर, ये बन गया करेक्टिव लेंस का पावर। अब सेम वे में 25 सेंटीमीटर पे 75 वाले का दे देते हैं, तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर बेस्ड। और अगर ये नहीं आया तो कैटरैक्ट डाल देंगे यार, लास्ट वही है। तो अब कैटरैक्ट के केस में सबसे पहली बात, जो लेंस है उसके सेल्स डीजेनरेट होना शुरू हो गए ड्यू टू एजिंग, ड्यू टू विच दे स्टार्ट लूजिंग देयर ट्रांसपेरेंसी, तो वो ट्रांसपेरेंट से ट्रांसल्यूसेंट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे वो धुंधला करना शुरू कर देंगे आपके विजन को। द विजन स्टार्ट्स बिकमिंग हेजी और क्लाउडी, दैट मे लीड टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस इफ द लेंस बिकम ओपेक। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, इस लेंस को ही कट करके रिमूव करना पड़ेगा सर्जिकली, एंड वी हैव टू इम्प्लांट एन आर्टिफिशियल लेंस बिफोर और बिहाइंड द आइरिस as per the convenience। तो एक बार फिर से, what is cataract? In this defect, the cells of the lens starts degenerating due to aging, due to which they start losing their transparent nature, may cause hazy or blurry vision, cloudy vision, which may lead to complete blindness if the lens become opaque। करेक्शन में क्या बताएंगे, इट कैन बी करेक्टेड बाय रिमूविंग द डिफेक्टेड लेंस एंड इम्प्लांटिंग एन आर्टिफिशियल लेंस बिफोर और आफ्टर द आइरिस बाय मींस ऑफ अ सर्जिकल ऑपरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया छोटा सा, लेकिन इसकी जगह पे एक और रहा,
प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया के केस में क्या होगा? In this defect, weakening of ciliary muscles take place due to aging. तो एजिंग की वजह से सीलियरी मसल्स वीक हुई हैं और उसकी वजह से लेंस पतला रह जाएगा। लेंस पतला हो जाता है तो क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो इसका मतलब प्रेसबायोपिया इज जनरली हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू ओल्ड एज। ठीक है, पहले तो ये लाइन बोल देंगे आपकी, इट इज हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू ओल्ड एज व्हिच कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विद convex lens. But if both myopia as well as hypermetropia take place, then bifocal lenses are used. ऐसा कब होता है? When the cells of the lens become rigid and also become thin, है ना? थिन होएगा तो हाइपरमेट्रोपिया, रिजिड हो जाएगा तो मायोपिया, दोनों डिफेक्ट हो गए इकट्ठे। फिर बाइफोकल लेंस यूज होगा और बाइफोकल लेंस में क्या होता है? In which upper half of the lens is made concave for far vision and the lower half is made convex for nearby vision. तो ये आपके साथ में चश्मा बना देना है, ठीक है? ये हो गए हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बाद हमारे पास इस चैप्टर में से और क्वेश्चंस कहां से बनते हैं? तो दो टॉपिक छोटे छोटे और हैं और कंक्लूड होता है फिर ये टॉपिक। पहला टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करें अगर, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और इफेक्ट्स। अर्ली सनराइज, डिलेड सनसेट, काफी टाइम से पूछा नहीं है, इस एक क्वेश्चन को तो पक्का दिमाग में बिठा लो। अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट क्यों होता है? तो इसमें व्हेन द सन इज बिलो द होराइजन, क्या कहेंगे आप? व्हेन द सन इज बिलो द होराइजन। जैसे ये एटमॉस्फेयर है और यहां पे आप हैं, है ना? चलो यहां है आप, अब आप यहां से सीधा देख सकते हो लेकिन सन यहां पे है, देखो बिलो द होराइजन है। तो when the rays of light coming from sun enter into earth's atmosphere, when the rays of light coming from sun enter into earth atmosphere, enter कर गई रेज ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में, यहां पे they bend towards the earth surface, ये बेंड होके कहां पहुंच गई? आपकी आंखों में पहुंच रही है। तो लाइट तो स्ट्रेट आती है ना, तो कहां से आते हुए अपीयर करेगी? फ्रॉम अ पोजीशन जस्ट अबव द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द सन, मतलब above the horizon. That makes early sunrise visible to us even when the sun was below the horizon. तो ये सिचुएशन आपने एक्सप्लेन करनी है डायग्रामेटिकली। ये एक्चुअल पोजीशन है, एस डैश अपेरेंट पोजीशन है सन की, ठीक है? तो आंसर में क्या लिखेंगे? व्हेन द सन इज बिलो द जस्ट बिलो द होराइजन ड्यूरिंग द सनराइज टाइम, the rays of light coming from sun when enter into earth's atmosphere, they bend towards the surface due to atmospheric refraction, hence appear to be coming from a position just above the original position of the sun, making the sun appear or making the sun visible even before it rises above the horizon. Similarly, during sunset, when the sun has moved below the horizon, the rays of light coming from sun when enter into the earth atmosphere bend towards the surface, making the sun visible even when it has moved below the horizon. तो ये अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ओवरऑल 2 मिनट अर्ली सनराइज होता है, 2 मिनट डिलेड सनसेट होता है, तो ओवरऑल लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेस बाय 4 मिनट्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो ये एक एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन, और साथ में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, व्हाई डू द स्टार्स ट्विंकल, व्हाई द प्लैनेट्स डोंट, है ना? वो रिवाइज कर लो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाकी के इफेक्ट्स भी। फिर इसके बाद हमारे पास आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रिज्म वाला टॉपिक याद है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ रेड, आपने कॉज ऑफ डिस्पर्जन एक्सप्लेन करना है, इसमें क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि what is dispersion of light, what is meant by spectrum, and what is the cause of dispersion of light. तो आप क्या बताएंगे इसमें? Since refractive index is inversely proportional to the wavelength and wavelength of red
is maximum, due to which refractive index for red is minimum, therefore red is deviated the least, and wavelength of violet is minimum, due to which refractive index for violet is maximum, hence violet is deviated the most. Since different colors have different wavelengths, they undergo refraction through the glass prism at different angles, due to which they will move at different speeds through different lengths of the prism. That causes them to move, emerge out of the prism at different angles, leading to the splitting of white light into its 7 constituent colors, and the phenomena is known as dispersion of light. The band of 7 colors obtained on the screen is called spectrum. ठीक, तो reason for dispersion क्या बोलेंगे? ये inversely proportional to wavelength. Different colors have different wavelengths, therefore move at different speeds through the glass when enter into it, and emerge at different angles, leading to the splitting of white light into 7 constituent colors. Phenomena dispersion, band of 7 colors, spectrum, visible spectrum. साथ में हाउ कैन यू रिकंबाइन द स्प्लिट कलर्स? तो आप क्या करते हैं, ये प्रिज्म था तो इसी के साथ एडजेसेंट सेम साइज सेम एंगल ऑफ प्रिज्म वाला प्रिज्म एडजेसेंट टू द फर्स्ट प्लेस करेंगे. जितना फर्स्ट वाले ने स्प्लिटिंग की थी उतना ही सेकेंड वाला क्या करेगा, रिकॉम्बिनेशन करेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगेन while emerging from the second prism. बस वो इन्वर्टेड लगाना होता है. तो ये साथ में अटैच करके पूछ लेंगे. अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो फिर रेनबो फॉर्मेशन का क्वेश्चन दे देंगे कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें क्या फिनोमिना होते हैं सीक्वेंस में. ये पॉइंट ध्यान में रखना, सीक्वेंस में बताने आपने फिनोमिना. सीक्वेंस में मतलब सबसे पहले रेन ड्रॉपलेट के अंदर सबसे पहले सनलाइट जब एंटर करेगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगी. रिफ्रैक्शन के बाद सभी कलर्स अलग अलग एंगल पे गए तो इसलिए क्या हुआ, डिस्पर्जन होगा. फिर उसके बाद डिस्पर्जन के बाद क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बोला, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ. इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, तब जाके आपको फिर ऊपर रेड नीचे वायलेट इस तरह से मिला. So overall, what are the phenomena that occur during rainbow formation in sequence? Refraction, फिर dispersion, और फिर internal reflection, और फिर refraction. तो 4 पॉइंट देने आपने. कंफर्म? एग्जाम्पलर का एमसीक्यू भी बना हुआ है इसके ऊपर बेस्ड. चलो एक तो ये हो गया. दूसरा, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. तो रेनबो की फॉर्मेशन तभी होगी जब आप कहां खड़े होंगे, in such a way that you are facing away from the sun. ठीक है, तो सन से अवे होना चाहिए. योर बैक शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स द सन टू ऑब्जर्व अ रेनबो. ठीक है, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बनते थे, रेगुलर क्लासेस में हम डिस्कस करते थे इनको. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आगे के लिए ध्यान रखना, जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ भी इस तरह से साइंस में पढ़ो, वाई के साथ पढ़िए, रीजनिंग करें हर एक चीज के ऊपर. तो ये एक पॉइंट हमारे पास बन गया. नेक्स्ट, इसके अलावा हमारे पास और कोई क्वेश्चन लास्ट में, वैसे ये बहुत रेयर बनता है, अब पहले तो बहुत कॉमनली पूछा जाता था, फिर भी छोड़ना नहीं है, करके रखना है रिवाइज. स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट में पढ़ा था लास्ट ईयर. The phenomena of scattering of light due to which the path of light becomes visible. So intensity of scattered light is inversely proportional to the fourth power of wavelength. Simply अगर कहें तो intensity of scattered light is inversely proportional to the wavelength. More the wavelength, lesser will be the scattering of light.
Wavelength of red color is maximum, therefore red is scattered the least, due to which red becomes able to reach up to farthest distance without getting scattered. That is why danger signals are made red. और ट्रैफिक लाइट्स में रेड सिग्नल सबसे ऊपर रखा जाता है इसीलिए, क्योंकि रेड दूर तक पहुंच जाएगा बिना स्कैटर हुए, ड्यू टू इट्स लॉन्गर वेवलेंथ. नाउ सी, वेवलेंथ ऑफ ब्लू इज शॉर्ट, due to which the sunlight when enters into the top layer of atmosphere, the blue due to its shorter wavelength gets scattered in the top layer of sky, making the blue dominant in the top sky and make the sky appear blue. That is why the sky is blue during the daytime. Sun appear reddish during evening and morning time. So sun is at the horizon during the evening or morning time, due to which the sunlight has to travel through maximum thickness of atmosphere. See, इस तरह से है, तो होराइजन पे होगा तो आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम थिकनेस से होके पास करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर की. So most of the colors due to shorter wavelength get scattered even before reaching your eyes, but red color due to longest wavelength is able to reach up to the observer's eyes without getting scattered, hence making the sun appear reddish during evening and morning time. तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया. और नून टाइम में सन ब्राइट व्हाइट लगता है, येलोइश व्हाइट लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइट पहुंच जाती है ऑब्जर्वर के आईज में, मिनिमम थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर से होके आना होता है ना लाइट को, इसलिए. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है. तो इस तरह के जनरल से पॉइंट्स हैं, पर मेन अगर मैं देखूं ह्यूमन आई से क्वेश्चन इस बार क्या आना चाहिए, पावर ऑफ अकोमोडेशन, फार पॉइंट, नियर पॉइंट, एडेप्टेशन ऑफ द आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन में सारे रिवाइज करने हैं, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस और हाइपरमेट्रोपिया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं. अर्ली सनराइज, डिलेड सनसेट, रेनबो फॉर्मेशन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं, ये वाला रिवाइज कर लेना. सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम ह्यूमन आई. अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का. तो 2 मिनट का फिर से गैप लो, 2 से 5 मिनट ब्रेक लो और फिर वापस आ जाओ, ठीक है.